हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोग बात करेंगे आपके ईटिंग डिसऑर्डर की। ईटिंग डिसऑर्डर, ये जो आपका ईटिंग डिसऑर्डर है, ये मनोदैहिक आमाशय की विकृतियों के अंतर्गत आता है, यानी साइकोफिजियोलॉजिक गैस्ट्रोनियल डिसऑर्डर के अंतर्गत आता है। ठीक है। ये जो आपका साइकोफिजियोलॉजिकल गैस्ट्रोनियल डिसऑर्डर होता है, इसमें जो पेशेंट होता है, जो रोगी होता है, उसमें व्यक्ति अपने सांवेगिक तनाव की अभिव्यक्ति, जो इमोशनल टेंशन होती है, अभिव्यक्ति जो होती है, जो शो करता है, वो उन भागों में रोग उत्पन्न करके करता है जो पाचन संस्थान से रिलेटेड होते हैं आपके। कहने का अर्थ है कि जो आपके साइकोफिजिकल जो गैस्ट्रोनियल डिसऑर्डर होते हैं, उसमें मैक्सिमम जो पेशेंट होता है वो इमोशनली टेंसराइज होता है। स्ट्रेस इससे पहले हम बताए ही थे आपको। तो यहाँ इमोशन से जो रिलेटेड उसको टेंशन होते हैं, जो तनाव होते हैं, उसको वो अभिव्यक्त नहीं कर पाता है, सामने से दिखा नहीं पाता है। वो इसकी अभिव्यक्ति जो है, अपने सांवेगिक तनाव की जो अभिव्यक्ति होती है, वो एक तरह से पाचन संस्थान से जोड़ करके दिखाता है या पाचन संस्थान से रिलेटेड हो जाता है। ऐसा रोग जो है, जो उन व्यक्ति में होता है जो काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं। ठीक है। पाचन संस्थान से जो रिलेटेड होती हैं, उसमें 3 प्रमुख क्रियाएं होती हैं। पहला आपका होता है डाइजेस्टिव फंक्शन। ठीक। दूसरा है ऑब्जर्वेशन, और तीसरा है इम्यूनेटिव फंक्शन। मीन्स पाचन क्रिया से जो 3 मूल क्रियाएं होती हैं, उसमें पाचन क्रिया, अवशोषण की क्रिया और मूल मूत्र त्यागने की प्रक्रिया होती है। इन सभी क्रियाओं का जो नियंत्रण होता है, वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है। ठीक है। जब भी हम भोजन करते हैं, तो भोजन की जो हमारी प्रक्रिया है, पहली होती है प्रोसेस पाचन की। तो पाचन क्रिया, जब हम बहुत ज़्यादा इमोशंस में होते हैं, तो हमारी पाचन क्रियाएं धीमी हो जाती हैं। आपने इस बात को नोटिस भी किया होगा कि जब कभी हम बहुत टेंशनाइज होते हैं, मान लीजिए रिजल्ट ही निकलने वाला होता है, तो थोड़ा स्ट्रेस बढ़ जाता है। तो रिजल्ट निकलने वाला है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में भूख नहीं लगती। ऐसा फील किया होगा। या कोई प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो घर में क्रिएट हो गई हैं, उस प्रॉब्लम को आप लोग फेस कर रहे हो, स्ट्रेसफुल हो, उस कंडीशन में भूख नहीं लगती। तो भूख न लगने का क्या कारण है यहाँ? भूख न लगने का कारण ये है कि जब भी हम बहुत ज़्यादा इमोशनली टेंशन में होते हैं, तो उस कंडीशन में जो हमारी पाचन क्रियाएं हैं, वो धीमी हो जाती हैं। पाचन क्रियाएं धीमी हो जाएंगी, तो इससे रिलेटेड जो आपकी अवशोषण, जो कि आपके आमाशय में, सॉरी, छोटी आंत में जो आपके सुषमांकुर होते हैं, विलीज होते हैं, वो ऑब्जर्वेशन भी बहुत स्लोली करने लगते हैं, धीरे, चूँकि भोजन का ही पाचन नहीं हो पा रहा है। तो जहाँ भोजन का ही पाचन नहीं हो पा रहा है, वहाँ अवशोषण कैसे होगा? तो ऑब्जर्वेशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो भी बहुत स्लो हो जाती है। इस कंडीशन में मल मूत्र का जो त्याग होता है, वो भी स्लो हो जाएगा, क्योंकि पाचन क्रिया से ही ये दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं। तो व्यक्ति वहाँ भोजन, चूँकि आमाशय में भोजन पच ही नहीं रहा है, बहुत धीरे धीरे पच रहा है, तो धीरे धीरे पचने के कारण व्यक्ति को भूख नहीं लगती है। और इसका नियंत्रण कहाँ से हो रहा है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से। क्लियर है? जब भी व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति में काफ़ी दिनों से होता है, जब व्यक्ति के अंदर तनाव काफ़ी दिनों से होता है, स्ट्रेसफुल है पर्सन, स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में लगातार वो रह रहा है, तो जो आपका नॉर्मल ऑटोनॉमिक फंक्शन होता है, वो प्रभावित होने लगता है। जो सामान्य रूप से आपका ऑटोनॉमिक जो सिस्टम है, ब्रेन फंक्शन, वो आपका जो फंक्शन में होता है, वो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होने लगती है।
यानी आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है, जिसके कारण जो हमारे भोजन का पाचन है वो धीमी गति से होने लगता है, यानी उसमें गड़बड़ी आ जाती है और धीरे धीरे आपकी मनोदैहिक आमाशय की जो विकृतियाँ होती हैं, फिजियोलॉजिकल जो गैस्ट्रोनेशनल आपके डिसऑर्डर होते हैं, वो आपके इंटेस्टाइन्स रिलेटेड वो सारे डिसऑर्डर आपके अंदर शुरू हो जाते हैं होना। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि जब भी हम स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में होते हैं और काफ़ी दिनों से स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में ही रह रहे होते हैं, तो वैसी कंडीशन में, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं, लगातार उससे बने हुए हैं, तो वैसी ही कंडीशन में जो हमारे नर्वस सिस्टम में स्पेसिफिक पार्ट ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसका जो नॉर्मल फंक्शन होता है, यानी नॉर्मल ऑटोनॉमिक फंक्शन होता है, वो प्रभावित हो जाता है। जब आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम प्रभावित हो जाता है, तो वैसी स्थिति में, क्योंकि अब वो प्रभावित हुआ तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है आपका, वो आपकी पाचन क्रिया से संबंधित क्रियाओं का नियंत्रण करता है। ठीक है, यहाँ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पाचन क्रियाओं से संबंधित जो क्रिया है उसका नियंत्रण करता है। जब वही सिस्टम, वही ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डिसबैलेंस हो जाता है, उसका नॉर्मल फंक्शन नहीं हो पाता है, तो इसके कारण आपकी जो पाचन से रिलेटेड जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जब आपका डिस्टर्ब होता है तो भोजन का पाचन रुक जाता है, स्लो हो जाता है, और कारण आपका वही इमोशनल टेंशन है। क्लियर है? तो यहाँ जब भोजन का पाचन डिसबैलेंस होगा तो वहाँ ऑब्जर्वेशन भी नहीं होगा, क्योंकि भोजन हम करेंगे तो उसका पाचन होगा तभी ऑब्जर्वेशन होगा। ऑब्जर्वेशन भी नहीं होता है, ऑब्जर्वेशन नहीं होगा तो मलमूत्र का त्याग भी कम हो जाएगा, या कम मात्रा में होगा, या बहुत स्लो हो जाएगा। इन सब परिस्थितियों के कारण मनोदैहिक आमाशय की जो विकृतियां हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसी जो आपकी ये विकृतियां हैं, इन्हें कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसमें कई आपके डिजीज आते हैं, जिसमें कि आपकी पेप्टिक अल्सर है, एनोरेक्सिया नर्वोसा है, बुलिमिया है, गैस्ट्रिक्स है, कोलाइटिस है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर है। ये सब आपके आमाशय से संबंधित विकृतियाँ व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। क्लियर है? यहाँ हम लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर पढ़ना है, तो DSM-4 में एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया, DSM-4 की डायग्नोस्टिक जो सिस्टम ऑफ मैनुअल मेंटल डिसऑर्डर जो आपका किया गया था, तो DSM-4 डायग्नोस्टिक सिस्टम, यहाँ जो डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 4th है। इससे पहले ये डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 1st, फिर 2nd, फिर 3rd, फिर 4th में ये जो डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर TR जब बनाया गया था, तो टेक्स्ट रिवीजन बनाया गया, ये APA के अकॉर्डिंग है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग है। तो मैंने इससे पहले भी कहा था कि जब भी साइकोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो साइकेट्रिक में भी है तो अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को डिजीज़ को क्लासिफाइड करना होगा, और अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के अकॉर्डिंग हम लोगों को इस रिलेटेड जो थीसिस सबमिट होती है या पेपर प्रेजेंटेशन होता है तो उसी के अकॉर्डिंग होता है। तो DSM-4 यानी डायग्नोस्टिक स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर जो आपका है, उसमें एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया को अब एक स्वतंत्र रोग की श्रेणी में रखा गया है, जिसे ईटिंग डिसऑर्डर कहा गया है। ठीक है, DSM-4 में एनोरेक्सिया नर्वोसा बुलिमिया को अलग कर दिया गया है। ये अलग एक तरह का डिजीज़ है जिसको खाने की विकृति या ईटिंग डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो हम लोगों को पढ़ना वास्तव में यही है, एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया। इसके साथ ही आपके सिलेबस में एक और डिसऑर्डर की बात की गई है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। आज हम लोगों को उसी पर फाइनली बात करनी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा की तरफ। एनोरेक्सिया नर्वोसा
एनोरेक्सिया नर्वोसा जो डिजीज़ है, इसमें पेशेंट को भूख नहीं लगती। एनोरेक्सिया नर्वोसा जो डिजीज़ है, इसमें पेशेंट को भूख नहीं लगती। ये जो आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर है, इसको सबसे पहले सर विलियम गल ने 1874 में बताया था। ये जो आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर है, इसको सबसे पहली बार सर्च किया था, सबसे पहली बार किसी ने खोज की थी, तो उनका नाम था सर विलियम गल। 1874। ये आप लोगों के कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट्स कीजिएगा। मैक्सिमम ये आपके नेट में या ग्रेड की पेपर्स में पूछे ही दिए जाते हैं। तो इसको सबसे पहले पता लगाया था सर विलियम गल ने 1874, 1874। इस डिजीज़ में, जो आपका एनोरेक्सिया नर्वोसा डिजीज़ है, इस डिजीज़ में जो पेशेंट होता है, उसके शरीर का जो वजन है धीरे 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 कम होने लगता है, और बिना किसी ऑर्गेनिक पैथोलॉजी के, यानी बिना किसी कायिक रोग के, रोगी में भूख कम होने लगती है। यानी उसमें कोई शारीरिक व्याधियां नहीं होती, उसमें कोई शारीरिक रोग नहीं होता, कोई फिजिकल उसमें पॉइंट नहीं होते, लेकिन पेशेंट को बेवजह भूख नहीं लगती है। वो भोजन कम ही करता है या चाहता है कि हमको भोजन करने के लिए कहा ही न जाए। ये जो डिजीज़ है एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये कम उम्र की औरतों में अधिक होता है। और कुछ ऐसे लक्षण हैं इसमें, जैसे कि आपका मेंस्ट्रुअल डिसबैलेंसिंग, एमसी जो है आपकी, तो यहाँ एमसी भी आपकी डिसबैलेंस हो जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसे कहा गया है। जो हार्ट बीट होती है वो काफ़ी स्लो हो जाती है, यानी कि स्लो हार्ट रेट हो जाते हैं आपके। साथ ही मेटाबॉलिज्म, जो आपकी मेटाबॉलिक फंक्शंस हैं, वो भी आगे डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो यहाँ कम उम्र की औरतों में पाया जाता है। आखिर ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आएगा कि कम उम्र की औरतों में क्यों पाया जाता है। तो यहाँ पहली चीज़ यहाँ पर यही है कि जब ये हम कम उम्र की औरतों, यहाँ पर उन लेडीज़ की बात की जा रही है जो आपकी एडोलसेंस एज में जा रही हैं या प्यूबर्टी पीरियड से आगे बढ़ रही हैं। तो वैसे पर्सन जो प्यूबर्टी पीरियड से आगे बढ़ रही हैं लड़कियाँ, या एडोलसेंस एज में जा रही हैं, तो उस एज में एक आंतरिक इच्छा होती है सुंदर दिखने की। तो ये जो सुंदर दिखने की आंतरिक इच्छा होती है, उसमें वो ये चाहती हैं कि हमारा फिगर ज़ीरो फिगर हो, चाहत उनकी जीरो फिगर की होती है। इसलिए जिनको आंतरिक रूप से इच्छा है कि हम खूबसूरत दिखें और फिगर हमारा ज़ीरो हो, तो ज़ीरो फिगर बनाने की इच्छा में, उनकी इस लालसा में, वो अपना डाइट कम कर देती हैं, वो भोजन नहीं करना चाहती हैं। और आंतरिक रूप से जो इनकी इच्छा होती है, आंतरिक रूप से जो भी इनकी इच्छा होती है ज़ीरो फिगर बनाने की, इस इच्छा के कारण वो भोजन धीरे धीरे कम करने लगती हैं, जिसके कारण ये सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो डिसबैलेंस होगी, स्लो हार्ट रेट हो जाएगा, मेटाबॉलिज्म फंक्शन जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये सारे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। कारण इसका है कि आपकी बॉडी हेल्दी नहीं है। बॉडी हेल्दी नहीं होगी तो उस कंडीशन में ये सारी चीज़ें जो है आपकी डिसबैलेंस होने लगती हैं। तो बॉडी का साथ न देना यहाँ आपकी डाइट पे डिपेंड करता है। एक लाइन ही कही गई है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो हम जो भोजन कर रहे हैं उसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे पड़ना शुरू हो जाता है। और यहाँ तो भोजन करने की इच्छा ही नहीं है, तो जहाँ भोजन करने की ही इच्छा नहीं होती तो वहाँ बॉडी डिसबैलेंस होगी ही। इसकी जो शुरुआत है एनोरेक्सिया नर्वोसा की, शुरुआत इसकी होती है बचपन अवस्था में ही। यहाँ प्यूबर्टी पीरियड से तो स्टार्ट हो रहा है, एडोलसेंस एज में हम जीरो फिगर चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं होता। इसके पीछे इसके पीछे बचपन अवस्था जो आपकी गुजर रही है, वो भी जो होता है, उस बचपन अवस्था की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके कारण जो पर्सन है वो आगे डिस्टर्ब होता है, इमोशनली जो है टेंशनाइज होता है,
और यही चीज़ें आगे बढ़ कर के एनोरेक्सिया नर्वोसा के रूप में दिखाई देने लगती हैं। एनोरेक्सिया नर्वोसा की जो शुरुआत है वो आपकी बचपनावस्था में तो हो ही जाती है। जो ऐसे बच्चे होते हैं जो जिनमें एनोरेक्सिया की कंडीशन आ जाती है, जो ऐसे बच्चे होते हैं उनको भूख कम लगती है। वास्तव में ये जो बच्चे हैं अपने आप में ही एक इमोशनल प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। ये इमोशंस के कारण ही भूख से वंचित रहते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा जो इमोशन है, इमोशनल टेंशन है, उसकी वजह से इनकी जो पाचन क्रियाएं हैं वो धीमी हो जाती हैं, जिस वजह से भी ये भोजन नहीं करना चाहते हैं। साथ ही जो ऐसे पेशेंट होते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा के, वो अगर चूँकि इमोशनल प्रॉब्लम्स उनके साथ होती ही हैं, साथ ही अगर उनके पेरेंट्स अगर उन्हें भोजन करने के लिए प्रेशर डाल रहे हैं या फैमिली के अदर मेंबर्स चाह रहे हैं कि आप भोजन कर लो, तो ये जो भोजन करने के लिए उन्हें एक तरह से प्रेशर डाला जाता है, ऐसी संवेगात्मक जो समस्याएं होती हैं वो उनको और भी बढ़ा देती हैं। पहले तो उनको इमोशनल टेंशन है, वो भोजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब पेरेंट्स या फैमिली के अदर मेंबर्स उनको फोर्स करते हैं कि नहीं आप खाना खा लो, नहीं भोजन कर लो, तो ये जो शब्द उनको बार बार रिपीट करके बोले जा रहे हैं, तो उससे जो उनकी इमोशनल प्रॉब्लम होती है वो और बढ़ जाती हैं। क्योंकि इमोशनल टेंशन से पर्सन गुजर रहा है, उसके बाद ये जब लाइनें बोली जाती है तो उसकी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाती है, जिससे जो ये रोग है, जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, वो स्पीड पकड़ लेता है क्योंकि उसकी इमोशनल प्रॉब्लम्स बढ़ती चली जा रही हैं। अब वो आगे, यानी इमोशनल टेंशन तो था, बार बार फोर्स करने पर इमोशनल जो टेंशन है उसमें इजाफा हो रहा है, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, जिसकी वजह से अब ये पर्सन और ज़्यादा भोजन से दूर रहना चाहेगा। पेशेंट जो है वो और ज़्यादा दूर रहना चाहेगा, यानी अब वो भोजन करने की आंतरिक इच्छा और उसकी और समाप्त हो गई क्योंकि इमोशनल टेंशन बढ़ रहा है। इमोशनल टेंशन बढ़ने से उसकी जो पाचन क्रियाएं हैं वो स्लो हो जा रही हैं। तो पाचन क्रियाओं का स्लो जो ये हो रही हैं, इससे भोजन की जो क्रियाएं हैं वो बंद हो जाएंगी। तो इससे जो डिजीज़ है वो और ज़्यादा स्पीड पकड़ लेता है, कहें तो वो अब चरम सीमा पर जाने लगता है। जो लीज़र 1918 ने अपनी स्टडी किया था, लीज़र 1980 उन्होंने स्टडी किया और अपने स्टडी के आधार पे उन्होंने ये बताया कि ये जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, इस तरह की जो डिज़ीज़ है, ये उन बच्चों में या उन व्यक्तियों में अधिक विकसित होती हैं जिन्हें मातृत्व अतिरक्षा मिला होता है। यहाँ ओवर प्रोडक्शन, उसी की उसी की बात की गई है, ओवर प्रोडक्शन। क्लियर है यहाँ? तो वैसे बच्चे लेज़र, अकॉर्डिंग टू लेज़र, ये हम नहीं कह रहे हैं, यहाँ लेज़र की बात कही जा रही है, उनकी स्टडी से ये चीज़ें निकल कर के सामने आई हैं कि लेज़र ने जो बताया कि जो बच्चे ऐसे हैं जिनमें जो व्यक्ति हैं उन्हें अगर माँ से, माता पिता से ओवर प्रोडक्शन मिला होता है, तो ये कुछ ऐसी अपने अंदर विकसित कर लेते हैं इच्छाएं जिनकी पूर्ति नहीं हो पाती है और इमोशनली टेंशनाइज होते हैं। इस इमोशनल टेंशन की वजह से भी उनकी भूख जो है वो कम होने लगती है। जैसे कि रोगी घर में कुछ विशेष ऐसे लोग हैं, अवांछनीय तत्वों की बात अगर करें तो ऐसे भी एलिमेंट्स होते हैं जिनको पर्सन नहीं चाहता है लेकिन वो मिल जाता है, एवॉइड नहीं कर पा रहा है पर्सन, तो एवॉइडेंस की नहीं हो रहा है, एवॉइडेंस की कंडीशन में वो प्रेशर डाला जा रहा है, नहीं आप उसके इसी इन्वायरमेंट में रहो, तो ये जो प्रेशर होता है इससे भी जो इमोशनली प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं पर्सन में, उसके कारण भी उसकी भूख जो होती है वो कम होती चली जाती है। एनोरेक्सिया नर्वोसा के कुछ ऐसे भी केस मिले हैं जिसमें देखा गया है कि रोगी के घरों में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे माँ और बेटी में विद्वेषता, हॉस्टिलिटी होती है, उनमें बन नहीं रही है, ज्वेलिसी हो रही है, आपस में ही कंपटीशन हो रहे हैं,
या माँ बच्चे को पसंद नहीं कर रही है, तो माँ का अधिकतम प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रही हैं, तो उस कंडीशन में भी कुछ बच्चों में जो है ऐसी सिचुएशन आ जाती है भोजन न करने की इच्छा। तो यहाँ चूँकि इमोशनली टेंसनाइज है, फिर वही चीज़ें आ जाएंगी कि पाचन क्रिया धीमी हो रही है, भूख नहीं लग रही है, और कारण है यहाँ पे हॉस्टिलिटी। तो यहाँ रिलेशन सबसे मस्ट है कि बच्चे का पेरेंट्स के साथ रिलेशन कैसा है। बच्चे का अगर पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, फ्रेंडली ट्रीट किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में ऐसे डिजीज़ होने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर होती हैं। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर पेरेंट्स के साथ या माँ बेटी के साथ रिलेशन बहुत अच्छे नहीं है, और कहें तो माँ बिल्कुल हिटलर जैसा बिहेव कर रही है बच्चे के साथ, उसकी प्रॉब्लम्स को सुन नहीं रही हैं, समझ नहीं पा रही हैं, तो वहाँ पर जो ऐसे बच्चे होते हैं उनके अंदर एक तरह की नॉट मी की कंडीशन आ जाती है कि हम खुश नहीं हैं। तो वहाँ जहाँ अपने अंदर बच्चे की ये फील होने लगता है कि हमारा कोई मतलब नहीं है या मेरे रहने का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ जिस पर्सन से उन्हें बार बार टॉर्चर किया जाता है वो उस पर्सन को लेकर के एक आंतरिक जो होती है द्वेष की भावना उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण टेंशन बनती है, और इस टेंशन की वजह से पाचन क्रिया धीमी होती है और भूख नहीं लगती है। साथ ही अगर लैंगिक समायोजन नहीं सही है, ऐसे पर्सन्स जिनका सेक्सुअल एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है या फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन है, तो वहाँ पर भी आपकी एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है उत्पन्न हो जाती है। यहाँ फ्रस्ट्रेशन आपको पता ही है कि जब भी पर्सन फ्रस्ट्रेट होगा तो उस कंडीशन में भी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि भूख नहीं लगती। लेकिन फ्रस्ट्रेशन डिपेंड करता है कितने दिन तक बना हुआ है, यानी हम जिस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं वो लक्ष्य हमारा कितने दिन से बाधित हो रहा है। जितने दिन से हमारा लक्ष्य बाधित होगा उतने दिन तक, 10 दिन, 8 दिन, महीने, 2 महीने, कितने दिन से लक्ष्य बाधित हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन की मात्रा भी उतनी ही होगी। तो फ्रस्ट्रेशन की मात्रा कितनी है और कितने दिनों तक है, इसी पर आपका डिजीज़ भी डिपेंड करता है। क्लियर है? यहाँ सेक्सुअल जो एडजस्टमेंट है, यहाँ मैरिज के बाद अगर ऐसी सिचुएशन है कि फैमिली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं या डाइवोर्स की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच में ये सिचुएशन आ जाती है। उनमें से किसी ने एक को, मैक्सिमम देखा गया है कि लेडीज़ में ये चीज़ें ज़्यादा देखने को आती हैं, तो यहाँ एनोरेक्सिया जो नर्वोसा है वो उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो आप ये बस मान लीजिए कि यहाँ पे जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है, इस डिजीज़ में मैक्सिमम भोजन न करने की इच्छा होती है या भूख ही नहीं लगती पेशेंट को। उसमें जो पर्सन है वो पहली इच्छा तो खूबसूरत दिखने की, ज़ीरो फिगर। दूसरी, फैमिली के साथ क्लियर एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, बहुत अच्छा एडजस्टमेंट नहीं है। साथ ही सेक्सुअल जो एडजस्टमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, या कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो घर में ही अवांछित तत्व हैं जिसको हम नहीं चाह रहे हैं लेकिन उस इन्वायरमेंट पे हमको रहना पड़ रहा है, या फ्रस्ट्रेशन की कंडीशन है। तो वहाँ पर ऐसे पर्सन में जो इसका मुकाबला नहीं कर पाते हैं, साइकोलॉजिकल हार्डनेस नहीं है, तो जहाँ साइकोलॉजिकल हार्डनेस नहीं होगी उस कंडीशन में एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है वो उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं बुलिमिया की, बुलिमिया नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा के जस्ट अपोजिट अगर हम डिजीज़ का नाम लेंगे तो वो है आपका बुलिमिया नर्वोसा। क्योंकि एनोरेक्सिया में जो हमारा पेशेंट है वो भोजन करता ही नहीं, या बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर कुछ थोड़ा बहुत कर लेता है, और ज़रूरत से ज़्यादा जब फोर्स किया जाता है तो पेशेंट कुछ भी नहीं लेना चाहता, और उसकी जो प्रॉब्लम्स है, जो इमोशनल प्रॉब्लम्स है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। इमोशनल प्रॉब्लम बढ़ जाने से वो टोटल नहीं करना चाहता, भोजन करेगा ही नहीं, ये सिचुएशन क्रिएट होती है। दूसरी तरफ
ये बुलिमिया, बुलिमिया मैंने कहा कि एनोरेक्सिया नर्वोसा का जस्ट अपोजिट है। तो अपोजिट में इसमें क्या है, ये जो बुलिमिया है एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें जो पेशेंट होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करता है, अत्यधिक खाना खाता है, जिसके कारण भोजन ज़्यादा कर रहा है तो उसमें ओबेसिटी बढ़ जाती है, वो मोटा होने लगता है। इस तरह के जो डिजीज़ हैं आपकी साइकोफिजिकल ही होंगे। ये आपका जो डिजीज़ है इसीलिए कहा गया है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के विपरीत की स्थिति है। बुलिमिया जो है एनोरेक्सिया नर्वोसा के विपरीत की स्थिति है। मोटापा कभी कभी कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों की गड़बड़ी के कारण भी होता है। कुछ हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, तभी मोटापा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी अवस्था निश्चित रूप से जो होती है वो साइकोफिजियोलॉजिकल नहीं होती, क्योंकि यहाँ हम साइकोफिजिकल डिजीज़ की बात कर रहे हैं। यहाँ उसी डिजीज़ की बात करेंगे जिसका रीज़न जो है वो साइकोफिजिकल हो। अगर आपका कोई डिजीज़ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कारण हो रहा है, यहाँ आपकी मोटापा ही बढ़ रहा है तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के कारण मोटापा हो गया है, तो उसको हम बुलिमिया की श्रेणी में नहीं लाएंगे, क्योंकि बुलिमिया में जो पेशेंट है वो भोजन ज़्यादा कर रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा खा रहा है, इस कारण से उसमें ओबेसिटी आ रही है। उसका कारण एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है। क्लियर है? इसलिए ये साइकोफिजिकल डिजीज़ के अंतर्गत आ रहा है। कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जिसमें आपके मोटापा का कारण जो है वो इमोशनल रिएक्शन भी होता है। इमोशनल रिएक्शन के कारण भी मोटापा आपका बढ़ रहा है। इस कारण से जो आपके डिसऑर्डर उत्पन्न हो रहे हैं वो आपके साइकोफिजिकल हो सकते हैं, क्योंकि इमोशंस उसमें जुड़े हुए हैं, और इमोशंस जो हैं वो आपके जुड़े हुए हैं तो साइकोलॉजिकल उसमें फैक्टर्स आएंगे ही। तो साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अगर ऐसे डिजीज़ उत्पन्न हो रहे हैं तो उसे हम साइकोफिजिकल में रखेंगे। अगर ऐसी डिजीज़ आ रही हैं या मोटापा बढ़ रहा है या अदर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं जिसका कारण आपका इमोशन है या कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, तो हम उसको साइकोफिजिकल डिजीज़ के अंतर्गत रखेंगे। साथ ही यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि कुछ ऐसे भी साइकेट्रिक हैं जिन्होंने बुलिमिया में कहा कि अत्यधिक खाने के व्यवहार को किसी अपूर्ण आवश्यकता का एक प्रतिस्थापित जो संतुष्टि है उसकी तरफ उन्होंने इंगित किया है। कहने का अर्थ है कि कुछ साइकेट्रिक जो हैं उन्होंने स्टडी किया है और स्टडी से उन्होंने निकाला है ये कि जो ये बुलिमिया है उसमें भोजन अधिक करने का व्यवहार जो होता है, इससे पहले भी मैंने कहा था कि हर व्यवहार के पीछे कोई कारण होगा, तो यहाँ अत्यधिक भोजन करने का जो व्यवहार हो रहा है वो किसी अपूर्ण आवश्यकता का एक प्रतिस्थापित जो संतुष्टि है उसको माना गया है, एक सब्स्टिट्यूट सेटिस्फेक्शन है। आखिर कोई तो वजह है जिसके कारण व्यक्ति ज़रूरत से ज़्यादा भोजन कर रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना उसकी कहीं ना कहीं ओरल प्रॉब्लम्स की क्रिएट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ ये जो भोजन व्यक्ति अत्यधिक कर रहा है उसकी कोई न कोई ऐसी आवश्यकता है जो पूर्ण नहीं हो पाई है। अकॉर्डिंग टू साइकेट्रिक उसकी कोई ऐसी आवश्यकता है जो पूर्ण नहीं हो पाई है। उस आवश्यकता की पूर्ति को जो व्यक्ति है एक सब्स्टिट्यूट के रूप में सेटिस्फाइड कर रहा है, उसे वो उस पर कन्वर्ट कर दिया है उसने एक तरह से। तो यहाँ जो स्टडीज़ हुई हैं उसमें देखा गया है कि महिलाओं में के जो अतिभक्षण का कारण होता है, महिलाओं में जो अतिभक्षण ओवर ईटिंग का जो कारण है वो पुरुषों या विवाह के प्रति एक अचेतन स्तर पर विरोध करना होता है। जो स्त्रियां होती हैं, ऐसी स्टडी में पाया गया है कि वैसी स्त्रियां जो भोजन नहीं करना चाह रही हैं या जिनमें ओवर ईटिंग है, तो इसका कारण है कि वो शादी नहीं करना चाह रही हैं या चेतन स्तर पे उनमें पुरुषों के प्रति एक तरह की घृणा है
विरोध करना चाह रही हैं, विवाह का विरोध करना चाह रही हैं, जिसे वो कह नहीं पा रही हैं। तो उनका न कह पाना, अचेतन स्तर पे ये चीज़ें हो रही हैं, चेतन स्तर पे तो हो नहीं रही हैं। तो जो ये क्रियाएं आपकी अचेतन स्तर पे हो रही हैं, इसको वो एक तरह से विरोध कर रही हैं अचेतन स्तर पर, जिसको चेतन स्तर पे क्रिया रूप दे रही हैं। और क्रिया रूप देने में उन्होंने ओवर ईटिंग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि ओवर ईटिंग से उनका वेट बढ़ेगा, ओबेसिटी की कंडीशन आएगी, जिससे वो विवाह नहीं करेंगी। ये आंतरिक उनकी इच्छा होती है या चेतन मन की इच्छा होती है। इस विरोध के कारण ही वो अपने आप को ओवर ईटिंग या बुलिमिया की कंडीशन में ले जाती हैं। बुलिमिया की अगर हम कारणों की व्याख्या करें, बुलिमिया की अगर कारणों की व्याख्या की जाए, तो इसमें जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा जो कहा गया कि ये साइको एनालिटिक थ्योरी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू साइको एनालिटिक थ्योरी, उसमें कहा गया है कि बुलिमिया के जो रोगी होते हैं उनमें साइको सेक्सुअल डेवलपमेंटल से रिलेटेड जो होती है ओरल फेज, उससे संबंधित जो होती है डिसबैलेंसिंग पाई जाती है। यहाँ साइको एनालिटिक जो थ्योरी है अकॉर्डिंग टू फ्रायड की साइको एनालिटिक थ्योरी दी गई है, जिसमें उन्होंने साइको सेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी दी थी। साइको सेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी में आपकी 5 अवस्थाएं हैं: ओरल स्टेज, एनल स्टेज, फेलिक, लेटेंसी, जेनाइटल स्टेज। ये 5 जो इसके फेज हैं, इन्हीं 5 फेज के अकॉर्डिंग जो होता है, जो कोई भी पर्सन एबनॉर्मल हो सकता है, या अगर ये आपकी बैलेंस बना रहता है ये 5 स्टेज में, तो पर्सन नॉर्मल रहता है। ऐसा फ्रायड का कहना है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रायड। तो यहाँ जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कहा कि साइको एनालिटिक थ्योरी के अनुसार हम देखें तो जो बुलिमिया है उसमें मनोलैंगिक विकास की जो अवस्थाएं हैं, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल जो स्टेज होती है, उसमें मूल कारण आपका ओरल फेज होता है। ओरल फेज से संबंधित जो आपकी डिसबैलेंसिंग है, उसके कारण जो है पर्सन बहुत ज़्यादा भोजन करता है। क्योंकि जो मनोलैंगिक विकास की ये अवस्था है, जो मनोलैंगिक विकास की अवस्था है, उसकी पहली अवस्था आपकी ओरल स्टेज की है, मुखावस्था। इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो मुंह से संबंधित क्रियाएं करता है। इसमें खाने पीने की जो क्रियाएं होती हैं सबसे अधिक होती हैं, क्योंकि जो सिगमंड फ्रायड ने अपनी थ्योरी दी है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंटल थ्योरी, उसका जो ये पहला फेज है ओरल फेज, इसमें आपका ओरल बीटिंग, ओरल सकिंग, 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। ओरल बीटिंग, ओरल सकिंग, इसमें उनका कहना है कि जो बच्चा माँ की जो सकिंग करता है, दूध को चूसता है, माँ से प्राप्त करता है, तो उसमें उसे आनंद की अनुभूति होती है। दूसरी तरफ ओरल बीटिंग के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि जब बच्चा किसी को काट लेता है तो काटने के दौरान उसको आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि बच्चे का जो पर्सनैलिटी है कंप्लीट ईट पे डिपेंड होता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे। तो यहाँ जो उसकी मुंह से संबंधित जो क्रियाएं होती हैं, चूँकि ओरल बीटिंग, ओरल सगिंग दोनों कंडीशन में वो काट रहा है या दूध को चूस रहा है, तो उसमें उसे आनंद की अनुभूति हो रही है। साइकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि जो बुलिमिया का पेशेंट होता है उसकी जो क्रियाएं हैं वो खाने पीने से संबंधित होती हैं। तो खाने पीने की ये जो क्रियाएं हैं उसमें वो सिर्फ इसलिए इंटरेस्ट लेता है क्योंकि उसमें उसे आनंद आता है। इस अवस्था की जो समस्याएं हैं, अगर अवस्थाओं की बात करें या समस्याओं की बात करें, अवस्था में जो समस्याएं व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो रही हैं, उसमें जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं मुंह से संबंधित, तो ये जो मुंह से संबंधित क्रियाएं हैं, इससे जो पेशेंट है उसे आनंद की अनुभूति हो रही है, और वो अपनी समस्या के समाधान के लिए, पर्सन के अंदर जो कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए वो मुखावस्था की आवश्यकताओं को, जो उसकी मुखावस्था की फेज थे, उसको एडोलसेंस एज में भी बना करके रखता है। ऐसा मनोवैज्ञानिकों का मानना है। इस अवस्था को जो ओरल फेज है, इस फेज को जब वो एडोलसेंस एज में भी बना करके रखता है, तो इसका परिणाम ये होता है कि ओवर ईटिंग की कंडीशन आ जाती है, यानी ओवर ईटिंग का जो एक तरह की एक्टिविटी वो पर्सन करने लगता है। तो यहाँ पे ये मान लिया गया है
कि जब भी पर्सन ओवर ईटिंग कर रहा है तो वो ओरल स्टेज से रिलेटेड कर रहा है, यानी ओरल स्टेज को फेस कर रहा है। ओरल स्टेज जो उसकी आवश्यकता थी बचपन अवस्था जन्म के समय, उस स्टेज में वो आनंद की अनुभूति कर रहा था। अपनी समस्याओं से पार पाने के लिए, अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए वो एडोलसेंस एज में भी वैसी ही क्रियाएं करना शुरू कर देता है ताकि वो आनंद ले सके। और इस अवस्था में जब वो एडोलसेंस एज में जब वो ऐसी एक्टिविटी करता है तो उसमें ओवर ईटिंग की कंडीशन आ जाती है। इसी ओवर ईटिंग की कंडीशन को ही अतिभक्षण कहा गया है, या बुलिमिया की सिचुएशन आ जाती है। पर्सन बार 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 भोजन करता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपका बात करते हैं हम लोग, ईटिंग डिसऑर्डर में आता है विंज ईटिंग डिसऑर्डर। विंज ईटिंग डिसऑर्डर, हम लोग समय समय पर भोजन करके अपना पेट भरते रहते हैं, ये तो सामान्य सी बात है। और अच्छा भोजन करते हैं तो मन भी प्रसन्न रहने लगता है। स्वाभाविक है कि हम कभी कभी ज़रूर से ज़्यादा भी भोजन कभी कभी कर लेते हैं। कुछ टेस्टी चीज़ मिली तो थोड़ा ज़्यादा खा लिया, ऐसी सिचुएशन आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नियमित रूप से खाते ही रहने की एक बाध्यकारी तीव्र इच्छा होने लगती है उन्हें। वो लगातार ज़्यादा खाएंगे और नियमित रूप से खाएंगे, ये उनकी इच्छा होती है, एक बाध्यकारी तीव्र इच्छा है, वो बाध्य है भोजन करने के लिए। ऐसी स्थिति में वे नियंत्रण का अभाव महसूस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति जो होती है जहाँ पर एक बाध्यकारी तीव्र इच्छा है, उनको भोजन करना ही है, उनकी बाध्यता बन गई है, तो जो ऐसी इच्छा होती है वहाँ पर जो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का पेशेंट है वो ये फील करने लगता है कि वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, यानी वो रुकने में असमर्थ है। वो पेशेंट पेट भर जाने के बाद भी भोजन करता रहता है, यानी भोजन किया, पेट भर गया, इसके बाद भी वो भोजन करेगा। वो तब तक भोजन करता रहेगा जब तक वो ऐसे बिंदु पर न पहुंच जाए जहां उसे परेशानी का अनुभव होने लगे। यानी वो भोजन करना शुरू किया, भोजन कर रहा है, लगातार करते जा रहा है, पेट भर गया फिर भी कर रहा है, वो तब तक भोजन करता रहेगा जब तक कि उसे परेशानी अनुभव न होने लगे। क्लियर है। ऐसे लोग जो होते हैं अधिक भोजन करते रहने की बीमारी से एक तरह से पीड़ित होते हैं। इसी बीमारी को, इसी डिजीज को कहा गया है विंज ईटिंग डिसऑर्डर। जो भोजन एक बिंदु तक पहुंचते हैं और उस बिंदु तक पहुंचते हैं जहां तक कि वो भोजन करते करते बिल्कुल परेशानी का अनुभव उनको न होने लगे, तब तक वो भोजन करते रहेंगे। यही जो अत्यधिक खाते रहने की जो व्यक्ति की क्रिया होती है, इसे ही कहा गया है विंज ईटिंग डिसऑर्डर। जो पर्सन विंज ईटिंग डिसऑर्डर से ग्रसित है या पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति में तनाव, घबराहट या जो इमोशनल रिलेटेड आपके मुद्दे होते हैं उनसे निपटने के लिए वो एक तरीका अपनाते हैं। यहाँ कहने का अर्थ है कि ऐसे पेशेंट जो विंज ईटिंग डिसऑर्डर के पेशेंट हैं उनमें घबराहट ज़्यादा होती है, या किसी इमोशनल प्रॉब्लम को वो सॉल्व करना चाहते हैं। इमोशनल प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के तरीके के रूप में वो भोजन का इस्तेमाल करते हैं, यानी माइंड कहीं और है और एक्टिविटी कुछ और है। बात समझ में यहाँ पे आ रही होगी आपको। तो जो अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कम करने के लिए, उसका तरीका ढूंढने के लिए, प्रॉब्लम का सलूशन निकालने के लिए वो भोजन को यूज़ करना शुरू करते हैं, यानी भोजन लगातार करते रहेंगे। लेकिन जब अधिक खा लेते हैं और खा लेने की जो ये अनियंत्रित दशा होती है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, खाते जा रहे हैं, तो ये जो अनियंत्रित दशा होती है इससे उन्हें शर्मिंदगी महसूस होने लगती है। और जब शर्मिंदगी महसूस होती है तो उसके बाद वो अच्छा महसूस नहीं करते, बहुत उन्हें बुरा फील होता है। इस फीलिंग से उनमें कुछ इमोशनल प्रॉब्लम क्रिएट होने लगते हैं। कंडीशन इनकी बुलिमिया की तरह ही होती है लगभग। जो बुलिमिया के पेशेंट हैं उनमें भी विंज ईटिंग डिसऑर्डर की ही प्रवृत्ति होती है, लेकिन वे अपनी क्षतिपूर्ति के लिए उल्टी कर देते हैं। ये जो विंज ईटिंग डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं
उन्हें लगता है कि हम भोजन इतना कर रहे हैं तो हम मोटे ना हो जाएं, तो वो भोजन कर लेगा और इतना कर लेगा कि तब तक करता रहेगा जब तक उसे परेशानी की अनुभूति न होने लगे। इसके बाद वो ये फील करता है पेशेंट कि ऐसा ना हो कि मैं मोटा हो जाऊं, ऐसा ना हो कि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो वो अपनी इस कमी को दूर करने के लिए, शर्मिंदगी भी महसूस हो रही है तो वो अपनी इस कमी को दूर करने के लिए वोमिट कर देगा, उल्टी कर देता है, यानी जो खाता है वापस निकालता है, या अधिक से अधिक एक्सरसाइज करने लगता है। मैंने इतना भोजन कर लिया है तो अब हम एक्सरसाइज करेंगे, तो एक्सरसाइज करता है। वो अपनी जो भी भोजन किया हुआ है वो उसे एक तरह से कहें तो क्षतिपूर्ति करना शुरू कर देता है कि मैंने इतना किया है तो उसका यूज हो। तो या तो वो वोमिट करेगा या एक्सरसाइज करता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बुलिमिया से या ईटिंग डिसऑर्डर से जो पीड़ित व्यक्ति है उसमें पतले होने की आंतरिक इच्छा होती है। आंतरिक इच्छा उसकी पतले होने की है, लेकिन वो अपनी समस्या का समाधान निकालने में भोजन अधिक कर ले रहा है। तो वो ये चाहता है कि हम पतले बने रहें, तो कुछ अपनी इमोशनल प्रॉब्लम को भी सोल्यूशन निकाल लें। इस कंडीशन में दुविधा की स्थिति से बचने के लिए वो भोजन अधिक करेगा, फिर वॉमिट करेगा, फिर एक्सरसाइज करेगा। ठीक। लेकिन बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का जो पेशेंट है उसमें जो ऐसी इच्छा है उसमें सिर्फ भावनात्मक समस्याओं को सुलझाने की एक आंतरिक इच्छा के रूप में वो अत्यधिक भोजन करता है। बुलिमिया का जो पेशेंट है वो आंतरिक रूप से चाह रहा है कि हम दुबले दुबले पतले हो जाएं, लेकिन उसकी इन इच्छाओं की पूर्ति कहाँ तक हो पाएगी नहीं पता। बिंज ईटिंग डिसऑर्डर का जो पेशेंट है वो अपनी इमोशंस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहता है, और उसकी ये आंतरिक इच्छा जो होती है वो एक्टिविटी के रूप में, क्रिया रूप में दिखाई देने लगती है, भोजन करने के रूप में, और वो भोजन ज़्यादा ग्रहण करने लगता है। तो यहाँ 3 डिसऑर्डर जो हैं आपके ईटिंग डिसऑर्डर के अंतर्गत आप लोगों के सिलेबस में है। एनोरेक्सिया नर्वोसा जिसमें भोजन नहीं करना पेशेंट नहीं करता है। बुलिमिया जस्ट उसका अपोजिट है। हाँ, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर और बुलिमिया नियर अबाउट मिलते जुलते हैं, बट बिंज ईटिंग डिसऑर्डर में जो पेशेंट होता है वो अपनी इमोशनल प्रॉब्लम को हटाने के लिए, उसके सोल्यूशन निकालने के लिए इस क्रिया को अपनाता है। वो ओबेसिटी से बचना भी चाहता है, इसलिए वो वोमिट भी करता है।